क्लास 11th यूनिट 2 NCERT केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉनों के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने सन 1897 में कैथोड किरण नलिका का प्रयोग किया। ये एक नलिका है, इसे कैथोड किरण नलिका कहते हैं और इसमें ये इलेक्ट्रॉनों के जाने वाला पथ था। तो इलेक्ट्रॉनों के जाने वाले पथ में ये लगा दिया एक प्लस और एक ये माइनस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लागू कर दिए। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने एक कैथोड किरण नली ली और उसमें इलेक्ट्रॉनों के गमन के पथ में विद्युत क्षेत्र और ये एन और एस चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लागू कर दिए। अब विद्युत आवेश ई तथा द्रव्यमान के अनुपात का अध्ययन किया। इलेक्ट्रॉनों के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का अध्ययन किया। थॉमसन ने यह तर्क दिया कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति से इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन के पथ में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत उपस्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित हो जाता है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित कब होता है, कौन कौन सी शर्तें होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण पर ऋणावेश का मान अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य की अन्योन्य क्रियाएं एक दूसरे के मध्य का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और विचलन अधिक हो जाएगा। पहला कारण जब विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो ऋणावेशित होता है, जब अधिक हो जाएगा तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य की क्रियाएं आपस में बढ़ जाएंगी और इलेक्ट्रॉन का विचलन बढ़ जाएगा। यदि कण हल्के हैं तो भी विचलन अधिक मात्रा, कण का द्रव्यमान कम है यदि तो विचलन अधिक होगा। यदि हम विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा दें तो भी विचलन की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब विचलन की मात्रा बढ़ने के तीन कारण हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश में वृद्धि होगी तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अन्योन्य क्रिया बढ़ेगी, विचलन बढ़ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन पर का द्रव्यमान कम है, हल्का है तो भी विचलन बढ़ जाएगा। और यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक है तो भी विचलन बढ़ जाएगा। अब इसके लिए हम देखते हैं कि यदि हम केवल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से टकराता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र की प्रबलता है तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो ये धनावेशित प्लेट की ओर जाएगा और बिंदु ए से टकराएगा। परंतु यदि चुंबकीय क्षेत्र की अधिकता है तो ये धनावेश की ओर नहीं जाएगा तो ये बिंदु सी से टकराएगा। परंतु यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की मात्रा को संतुलित कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का विचलन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन बिंदु बी पर जाकर टकरा जाएगा। तीन शर्तें हैं। विद्युत क्षेत्र की अधिकता तो ए बिंदु से, यदि चुंबकीय क्षेत्र की अधिकता तो सी बिंदु से। यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों संतुलित हैं तो इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए बिंदु बी से टकराएगा। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की उपस्थिति में, मतलब कि कोई भी एक उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉनों के विचलन की मात्रा का सही माप उनके प्रेक्षण के आधार पर थॉमसन ने E/me का निर्धारण किया। मतलब कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दो हैं, यदि उनमें से किसी एक की उपस्थिति हो तो इलेक्ट्रॉन के विचलन की सही माप ज्ञात की जा सकती है और उसी के प्रेक्षण, इलेक्ट्रॉन के विचलन के प्रेक्षण के आधार पर ही थॉमसन ने E/me का मान ज्ञात किया। मतलब दोनों यदि बराबर होंगे तो विचलन नहीं होगा। यदि दोनों क्षेत्रों में से कोई एक क्षेत्र प्रबल हो जाएगा तो विचलन की मात्रा सही ज्ञात की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान का 1.758820 × 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स होता है। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं कि 1.7, इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻60, हम 1.76 × 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। अब हम आगे देखते हैं
इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का निर्धारण। ये था इलेक्ट्रॉनों के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का निर्धारण। इलेक्ट्रॉनों के आवेश का निर्धारण। एक मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे, R.A. मिलिकन। उन्होंने 1863 से 1953 के बीच इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की, जिसे मिलिकन की तेल बूंद विधि कहते हैं। मिलिकन की जो तेल बूंद विधि है उसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ये एक विद्युत संघनित्र बना हुआ है। इसमें एक ये प्लेट लगी हुई हैं, विद्युत संघनित्र है। इसमें धनावेशित प्लेटें लगी हुई हैं। इस प्लेट में छोटा सा छिद्र है। इसमें यहाँ पे कणित्र लगा हुआ है। ये दूरबीन है और यहाँ से एक्स किरण पुंज भेजी जाती है। और ये आवेशित प्लेटें हैं, ये ऋणावेशित प्लेटें हैं और ये ऊपर की ओर एक धनावेशित प्लेटें हैं। तो मिलिकन की जो तेल बूंद विधि का प्रयोग है उसे हम देखते हैं कि इस विधि में एक कणित्र द्वारा, इसमें एक कणित्र लगा हुआ है, ये कणित्र लगा हुआ है, इसे कणित्र कहते हैं। तो एक कणित्र द्वारा तेल की बूंदों को कुहासे के रूप में बदला जाता है और ऊपर से इस प्लेट में छिद्र पर गिराया जाता है। सबसे पहले कणित्र द्वारा कुहासे के रूप में तेल की बूंदों को विद्युत संघनित्र के ऊपर की प्लेट में छोटे से छिद्र से गुजारा जाता है। ये जो उपकरण बना हुआ था ये विद्युत संघनित्र है। इसमें ऊपर जो प्लेट लगी हुई है उसमें छोटा सा छिद्र है, उसमें तेल की बूंदों को कणित्र द्वारा उत्पन्न किए गए कुहासे के रूप में गिराया जाता है। अब ये बूंदें छिद्र से नीचे की ओर आएंगी और इन बूंदों में जो नीचे की ओर गति होगी उसे एक माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन लगा होता है, उसे उसके द्वारा देखा जाता है। ये माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन लगा है, तो जब कुहासे के रूप में तेल की बूंदें ऊपर से नीचे आती हैं तो इस दूरबीन के द्वारा देखा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इन जो तेल की बूंदों के गिरने की दर है, कितनी तेजी से गिरती हैं, कितनी धीमी से गिरती हैं। इनके गिरने की दर को मापकर मिलिकन ने तेल बूंदों के द्रव्यमान को मापा। अब कक्षक के अंदर वायु, अब इस संघनित्र के अंदर वायु जो भरी है उस वायु को एक्स किरण पुंज प्रवाहित करके उस वायु को आयनित किया जाता है। गैसीय आयनों तथा तेल बूंदों के टकराने से तेल बिंदु पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। ये जो हमारा एक्स किरण थी, एक्स किरण इसके अंदर गई तो इस संघनित्र के अंदर जो गैस भरी थी उनको आयन के रूप में बदल दी। अब ये जो गैसीय आयन है और तेल की बूंदें हैं, इनके मध्य आपस में अन्योन्य क्रिया होती है, मतलब ये दोनों आपस में टकराते हैं। तो जब ये दोनों आपस में तेल की बूंदें और वो टकराएंगे, तेल की बूंदें टकराएंगी और आयन आपस में टकराएंगे, तो बूंदें जो होंगी वो आवेशित हो जाएंगी और इन आवेशित बूंदों का गिरना, ये जो बूंदें हुई वो आवेशित हो गई। अब इन बूंदों को गिरना रोका भी जा सकता है, इसे तीव्र भी किया जा सकता है, इसे स्थिर भी किया जा सकता है। ये बूंदों पर आवेश और प्लेट पर लागू वोल्टता की ध्रुवणता और प्रवणता पर इन बूंदों का जो आवेश है वो ये जो प्लेट नीचे की ओर लगी हुई है ऋणावेशित और ये ऊपर की ओर प्लेट है धनावेशित, तो ये जो बूंदों का आवेश है ये प्लेट पर लागू वोल्टता की ध्रुवणता और प्रबलता पर निर्भर करती है। तेल की बूंदों की गति पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के प्रभाव को ध्यानपूर्वक मापकर जो तेल की बूंदें थी उस पर विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल कार्य कर रहा है उसको मापकर मिलिकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि बूंदों पर विद्युत आवेश Q की मात्रा या Q का परिमाण हमेशा विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश E का गुणांक होता है। जो बूंदों पर उपस्थित विद्युत आवेश Q है वो इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है उसका गुणांक होता है। तो Q बराबर Ne, तो N = 1, 2, 3 आदि संख्याएं। हम जानते हैं उन्होंने यह पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसे याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने E/me के अनुपात को निकाल दिया है पहले ही। तो E/me के अनुपात के मान में
इन परिणामों को संयुक्त कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण किया जा सकता है। तो ई आवेश हो गया और अपान ई बटे यमी, तो ई आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ई बटे यमी हम पहले निकाल चुके हैं, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एम ई = 9.1094 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1094 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम।